उसी को बस मैंने थोड़ा एक बार रिकैप करते हुए आगे चल रहे हैं, कुछ खास पढ़ाया नहीं तो मैं शेयर कर देती हूँ। हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ड्यूटीज ऑफ एजेंट पर रहे थे, जो लास्ट क्लास में 2 ड्यूटीज बताया था उसी को थोड़ा भी रिवाइज किया है। आगे उसके चलते हैं थर्ड पॉइंट से, ठीक है। थर्ड क्या है इसका पॉइंट? टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल। ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी बुक ऑफ अकाउंट है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, और जब भी वो मांगेंगे उनको आप शो कर सके, ऑन डिमांड आप उनको प्रेजेंट कर सके। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। अगर डिफिकल्टी है तो आपको, अगर कहीं भी लगता है कि व्हाट शुड बी डन, आपको डिसीजन लेना पड़े, तो आप वो डिसीजन लेने से पहले क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंड जो भी उनका इंस्ट्रक्शन रहेगा उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी कि अपनी मन मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली इंटेंशनली। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल भी आपकी ड्यूटीज नहीं है। फिर आप में नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड कंसीलमेंट ऑफ द ट्रूथ का चार्जेज आ सकता है, ठीक है ना, कि आपने जानबूझकर सच को कंसील किया। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, 5th भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट वन इज टू पे सम्स रिसिप्ट फॉर द प्रिंसिपल। बिल्कुल जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि कोलकाता से उसको कोलकाता में प्रिंसिपल रहता है और लंदन से या कहीं से उसको पेमेंट आने वाला है, वो ऑलरेडी मिल चुका है एजेंट को, लेकिन एजेंट ने ट्रांसफर नहीं किया। तो अगर आपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ भी अमाउंट कलेक्ट किया है तो वो आप किसको दे देंगे? पे कर दीजिए, प्रिंसिपल को दे देना, वो भी टाइम बाउंड के अंदर, एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप उनके अकाउंट में आप उनको वो वापस कर देंगे। ये भी जिम्मेदारी होती है एजेंट की। उसने कलेक्ट किया और अपने पर खर्चा किया, ये नहीं होगा। वट एवर यू हैव कलेक्टेड यू हैव टू गिव बैक टू द प्रिंसिपल, क्योंकि उसको देने के लिए आप किसी ने दिया है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी, ठीक है। हमेशा मैंने कहा था कि इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन लॉ, ठीक है ना। इंटेंशनल आपका कैसा, उसके बेसिस पे आपके चार्जेस डिसाइड होते हैं, राइट। अगर आपने, ठीक है, अनइंटेंशनली हुआ है, फिर भी कुछ गलत हुआ है तो भी लगेगा चार्ज, लेकिन सिर्फ डैमेजेज आपसे क्लेम किया जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई क्रिमिनल स्यू नहीं किया जाएगा आपके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंसिपल मर जाता है, ठीक है ना, एंड यू आर वर्किंग एज एन एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है? आपको ऐसे एक्ट करना है, ये नहीं कि जो भी मेरे पास है वो रख करके चले जाए, ठीक है। अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं। योर एक्ट शुड बी लाइक कि आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। हो सकता है जब प्रिंसिपल था तो ठीक था, लेकिन बाद में वो अनसाउंड माइंडेड हो गया, कुछ फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऐसे में भी आपको क्या करना है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है ना। Here it is given when an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind। अगर वो प्रिंसिपल डेथ हो जाएगा तो ऑब्वियसली एजेंसी एक्ट टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। एजेंसी टर्मिनेट कर जाएगा, या इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा, या वो अनसाउंड माइंडेड का हो गया तो एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज प्रिंसिपल all reasonable steps for the protection and preservation of the interest of the प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रिंसिपल आपको उठाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? Not to use information obtained to the course of the agency against the principal। आपको जो भी information दिया गया, since you are acting very closely in very close association of your principal and you are representing your principal everywhere with third party, तो आपसे वो बहुत information share कर सकता है जो बहुत confidential हो सकता है। वैसे कॉन्फिडेंशियल मैटर को जो आपसे एज एन एजेंट प्रिंसिपल शेयर कर रहा है, क्योंकि उसको शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल मैटर को डिस्क्लोज नहीं करना अनलेस इट इज रिक्वायर्ड फॉर एजेंसी ओनली, ठीक है। इसको डिस्क्लोज नहीं करने का कर्तव्य भी किसका है? ये भी ड्यूटी है एजेंट का। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट
फ्रॉम एजेंसी, यानी कि अगेन वही कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो, वही मैंने एक दिन आपको कहा था कि ये भी एग्जांपल आएगा कि आपने कोई मकान बेचा, राइट, कोई भी आपने मकान आपको खरीदना है या बेचना जो आपको लग रहा है कि ये बहुत मूल्य का है, लेकिन एजेंट प्रिंसिपल ने आपको कम दाम बताया, आपने क्या किया, उसको किसी अपने रिश्तेदार को खरीदा दिया, ठीक है, और बाद में आपने खुद उससे खरीद लिया, क्या कम दाम है, तो पहले ले लिया कि बस तुम ले लो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस खरीदा रहा हूँ, ठीक है, और बाद में आपने वो अपने नाम से ट्रांसफर कर दिया। व्हाट यू डिड, यू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, है ना, आपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया, तो ये गलत है। इसका एक केस है रेगर वर्सेस कैम्बेल स्टुअर्ट। P employed A to buy a house for him. प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरे लिए एक घर देखो, मुझे घर खरीदना है। ए ने क्या किया, ए bought a house for 2,000 pound in the name of nominee। 2,000 में वो किसी के लिए पहले खरीदा, ठीक है, खुद खरीदा किसी नॉमिनी के नाम से। He didn't enter into a contract with the nominee to purchase the house। इस क्या किया पता चला, एजेंट है, उसने ये बिल्डिंग 2000 में अपने बेटे के नाम से खरीद लिया, ठीक है, या अपने भतीजे के नाम से खरीद लिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसी चीज को अपने नॉमिनी से 45,000 पाउंड में या ज्यादा बड़े, डबल से भी ज्यादा बड़े रकम में खुद खरीद लिया, ठीक है, और उसको उसके बाद उसने सोल्ड किया किसको, प्रिंसिपल को 5,000 में। तो जो प्रॉपर्टी 2000 की थी उसको 5,000 पाउंड में बीच में एक थर्ड पार्टी को घुसा करके खुद से खरीद करके बढ़ा दिया, और क्या किया, बीच का ये जितना डिफरेंसेस है वो किसने अर्न किया, एजेंट ने अर्न किया। तो ये क्या हुआ, आप क्या है, आप एक एजेंट है ना, ये कोई और करता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पर इतना ट्रस्ट किया गया है, आपको अपने बिहाफ में काम करने के लिए दिया है, फिर आपने ये सब किया, तो यहाँ पे जो भी कोर्ट डिसीजन जाएगा वो प्रिंसिपल के फेवर में जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ 500 यही प्रॉफिट नहीं कमाया जो 4,500 और 5,000 के बीच का गैप है, इसके अलावा भी आपने 2,000 को 5,000 बनाने के बीच का जो प्रॉफिट था 2,500 वो भी आपने कमाया। तो ये क्या हुआ, ये सीक्रेट प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ये एजेंट नहीं कर सकता, ये उसके ड्यूटी के अगेंस्ट है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, नॉट टू पुट हिमसेल्फ इन ए पोजीशन वेयर इंटरेस्ट एंड ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कभी भी एजेंट को अपने वैसे पोजीशन पे नहीं अपने आप को पहुंचाना चाहिए जहां उसका ड्यूटी और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कोइंसाइड करे। समझ में आ रहा है, यानी कि वो उसको अपने ड्यूटी को कैरी ऑन करने में और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट दोनों आपस में कोलाइड हो रहा है, उस तरीके की सिचुएशन में कभी नहीं डालना चाहिए। क्या कैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, पी ने अगेन प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने बिहाफ में स्टॉक परचेज करने के लिए बोला, शेयर्स परचेज करने के लिए बोला, ठीक है। A sold his own shares to P without disclosing that the share belonged to him। A ने क्या किया, अपना ही शेयर बेच दिया, किसको, प्रिंसिपल को, उनको ये नहीं बताया कि ये सारे शेयर्स मेरे हैं। Hell, P could rescind the contract। क्यों, क्योंकि आप अधिक पैसे पे अधिक बढ़े हुए दामों पे शेयर बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। आप किससे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से। ये दोनों नहीं हो सकता एक साथ, राइट, क्योंकि यूआर मतलब लॉ बोल रहा है कि ये बस एक रिप्रेजेंटेटिव है, वरना ये सारा कुछ वही है जो प्रिंसिपल खुद करता है ना। तो आप कैसे अपने आप से ज्यादा पैसा ले सकते हो अपनी चीजों के लिए, तो अपने आप को वैसे स्थिति में कभी नहीं डालना है एजेंसी के एक्ट में जहां आपका ड्यूटी और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट टकरा जाए। आप किसी एक को ही पूरा करेंगे तो आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करेंगे तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट खत्म होगा, और प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को कवर करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसीलिए हमको इस तरीके के सिचुएशन में, यानी एक एजेंट को इस तरीके के सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, समझो, जहां उसका ड्यूटी और उसकी प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आपस में टकराए। समझ में आया ये पॉइंट, मनीषा, खुशी, ये पॉइंट क्लियर? यस मैम। ओके, अब एजेंट्स के बाद हम राइट्स ऑफ एजेंट पे आते हैं। उसके राइट्स क्या क्या हैं उनके। राइट ऑफ रिटेनर, यानी एजेंट रिटेन कर सकता है। क्या रिटेन कर सकता है, वो पैसे रिटेन नहीं कर सकता, ये हम लोगों ने अभी देखा, क्योंकि मैंने अगर किसी एजेंट को किसी प्रिंसिपल के बिहाफ में पैसे दिए तो उसको वो उसके उनके अकाउंट में डाल देना चाहिए, लेकिन वो कौन सा पैसा रिटेन कर सकता है। देखो,
any sum received on account of the principal in the business of the agency, all money due to himself देखो मान लो कि मैं किसी के लिए एज एन एजेंट काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा अपना सैलरी बचा हुआ है, प्रिंसिपल ने अभी तक नहीं दिया है, 1 महीना 2 महीना हो गया, अभी तक मेरा सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ। अब अगर मेरे पास प्रिंसिपल का कोई पैसा आया तो उतना अमाउंट जितना कि मेरा बनता है सैलरी या कमीशन या व्हाटएवर, उतना मैं उसमें से अपने लिए रख सकती हूँ, रेस्ट मुझे उनको दे देना। क्लियर हुआ कि क्या वो रिटेन कर सकता है, उसका अपना जो ड्यू है प्रिंसिपल के ऊपर, उस ड्यू अमाउंट को वो उसमें से रख सकता है। अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ में किसी को एडवांस दिया है, ये भी ड्यू है, ठीक है ना, मैंने आपको एडवांस दे दिया, मुझे प्रिंसिपल से लेना है, लेकिन प्रिंसिपल से अभी तक लिया नहीं है, एंड समवेयर प्रिंसिपल्स मनी कम टू मी, तो मैं अपना वो एडवांस ले सकती हूँ। तो आप एजेंट अपना दिया गया एडवांसेस, अपने कमीशन या अपना रेम्यूनरेशन का जो अमाउंट है वो अपने पास रख सकता है, रेस्ट वापस कर देगा। समझ में आया? तो राइट टू रिटेनर यही हुआ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशंस। द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू हिज अग्रीड रेम्यूनरेशन, जो भी अग्रीड सैलरी है वो उसमें से ले सकता है टू ए रीजनेबल रेवेन्यू, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि कोई रेम्यूनरेशन एग्रीड नहीं हुआ है, तो पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज नॉट ड्यू टू द एजेंट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सच एक्ट। अगर आपको काम पूरा करने के बाद ही वो पैसा देना है, कोई रेम्यूनरेशन या कोई सैलरी नहीं देगी गई जिसको हम कमीशन बोलते, तो वो कमीशन बीच में हम नहीं मिलता है, पूरा काम को खत्म करने के बाद ही वो पेमेंट आपको ड्यू होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि कब वो काम कंप्लीट माना जाए, ठीक है ना, तभी तो वो पैसा ले सकेगा। नाउ दिस डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में कब उस काम को कंप्लीट माना गया है, जब रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, या फिर जब बायर और सेलर मिल गए तो बीच में जो ब्रोकर है उसका काम खत्म हो गया। अब ये दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से टाइम में माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, उसके बाद वो पैसे ले सकता है। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? क्योंकि अलग अलग टर्म हो सकता है ना कि ये काम मैं कब कंप्लीट मानूंगा, जब डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया, जब थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, राइट, या फिर मैंने दोनों पार्टी को मिला दिया, मेरा काम खत्म। तो ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है इसमें भी, ए एजेंट अगेन, ठीक है ना, ए सिक्योर ऑर्डर्स फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ए क्या करता है, ए को ऑर्डर मिलता है कि तुम न्यूज़पेपर में फलाना फलाना एडवर्टाइजमेंट दो। The commission was agreed to be paid when an advertisement was published. agreement क्या था कि जो कमीशन है वो कब दिया जाएगा, जब जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा। करेक्ट, जब पब्लिश हो जाएगा तो आपको कमीशन दिया जाएगा। नाउ आफ्टर ए हैज, अब ए ने क्या किया, न्यूज़पेपर से ऑर्डर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की बात हो रही है। देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जिनको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, वो सिमेज का एडवर्टाइजमेंट करेगा 2-3 न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, किसी भी कोई भी अखबार में, द इंडियन नेशन, किसी में भी वो एडवर्टाइजमेंट के लिए देगा। तो जितने जगह न्यूज़पेपर वाले जो एजेंसी है वो अग्री करेंगे, इतना ऑर्डर आप लेकर आए, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए कि यहाँ से मैंने क्लास में हूँ, क्लास में करती हूँ। ओके, तो क्या हुआ कि एजेंसी आपको ऑर्डर, वो आपको उस आदमी ने ला के दिया कि मुझे फलाना फलाना न्यूज़पेपर ने ऑर्डर्स दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। आफ्टर ए हैज ऑब्टेन ऑर्डर्स फॉर सच एडवर्टाइजमेंट, द एजेंसी वाज टर्मिनेटेड। एजेंसी को क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। नाउ व्हाट, अगर ये बात था कि पूरा पेपर में पब्लिश हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, तब मुझे पे करना है। He was entitled to commission on orders obtained by him, although the advertisement were not published. Normally, अगर एजेंसी नहीं टर्मिनेट होता तो कब हम उसको पेमेंट करते, जब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो जाता, फिर आप आइए और अपना बिल क्लियर करा के अपना कमीशन ले जाइए। लेकिन किया क्या गया कि सारा काम हो गया, ऑर्डर्स मिल गए, और हमने अब उसको एज एन एजेंट नहीं रखा, टर्मिनेट कर दिया। उसने सारा मेहनत किया, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सारे ऑर्डर्स दिलवाए, और अब आप एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब आपको अभी ही पे करना
पड़ेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है। ऑब्वियसली अगर ये टर्म है कि पूरा पब्लिश होने के बाद हम पे करेंगे और एजेंसी कंटिन्यू हो रही है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अभी पे करें, इस टाइम इस मोमेंट में पे करें जब आपके पास सिर्फ ऑर्डर्स ही आया है। जब तक वो पब्लिश नहीं होता तब तक आप पे नहीं भी कर सकते, पे नहीं कर सकते। हो जाता है तब करिए, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, देन जितना भी उसने मेहनत किया है वो तो उसका बनता है, क्योंकि वो ऑर्डर तो आपको लाके दे चुका है। फिर इस केस में ये डिसीजन हुआ कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज डन ऑल हिज सर्विसेज डिलीजेंटली। राइट, क्लियर हुआ ये? ठीक, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह ये दूसरा भी है जहां पे लग्जर एस्बॉर्न लिमिटेड वर्सेस कूपर के बीच में एक एग्जांपल है, केस स्टडीज है ये सारे। A was employed as an agent to sell a property on the terms that he would be paid commission on the completion of sale, यानी वो मकान या वो प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीटली सेल हो जाएगा, फिर मैं आपको कमीशन करूंगा, पे करूंगा। He produced a person ready and willing to buy, but the owners refused to sell. यहाँ पे उसने एक आदमी को लाके दिया कि वो खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे सेलर बोला कि नहीं मुझे यहाँ नहीं देना, तो यहाँ पे एजेंट नहीं इंटाइटल है क्योंकि सेल नहीं हुआ है। राइट, आप दूसरे को लाइए क्योंकि मेरा इससे जो भी पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है, अमाउंट है, वो नहीं अग्री हो रहा है, तो आप किसी और को लाइए। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में एजेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे पब्लिश होने का था और यू हैव गॉट ऑल द ऑर्डर्स, लेकिन आप टर्मिनेट कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, स्टिल इट इज कंटिन्यू, तो और आप और भी बायर्स लेके आ सकते हैं। समझ में आया? तो इंटेंशन क्या है, जानबूझ करके एजेंट को धोखा नहीं देना है, ठीक है ना, काम करवा करके। सेकेंड वाले में कंटिन्यू है, आप और भी बायर्स लेके आइए, मेरा जिसके साथ फाइनल डील होगा उसके बेसिस में मैं आपको कमीशन दूंगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन। लियन पढ़ा है क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी भी, या पहली बार याद आया? ठीक है, No, ma'am. क्या बोली सैली? हाँ हाँ, तभी उसको केस बोलते हैं। दीज आर द केस लिस्टेड टू एग्जांपल है कि इस केस में क्या हुआ था जो इससे रिलेटेड है। ओके, लियन का मतलब होता है किसी को, किसी के गुड्स को, जैसे क्या होता है ना, हम लेमैन में बोल सकते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारी घड़ी, ठीक है ना, और घड़ी यूज किया, या मैं तुम्हारा घर यूज कुछ भी मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी को रखा अपने पास, तो किसी गुड्स को रिटेन, किसी पेपर को रिटेन करने, किसी चीज के बदले में लोन दिया है और लोन के बदले में मैंने पेपर रिटेन कर लिया, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स, गिरवी बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। तो मॉर्गेज एंड लियन में डिफरेंस है, पर आप उस तरीके से समझ लीजिए। मॉर्गेज हमेशा वैसे प्रॉपर्टीज का किया जाता है जो इमूवेबल, ठीक है ना, लेकिन लियन आप चलते फिरते वस्तु का भी कर सकते हैं। राइट, और भी डिफरेंसेस है वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप समझते हैं कि समझ लियन का मतलब मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिया और उसके बिहाफ में तुमने मुझे पैसे दिया और मैंने अपना कोई एक वैल्यूएबल थिंग रखने के लिए दे दिया कि जब तक मैं पे नहीं कर रही हूँ तुम तब तक इसको रख सकते हो। क्लियर हुआ? तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, देन an agent is entitled to retain goods, papers and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement or services in respect of the same has been paid। यानी कि जब तक आपको आपका कमीशन या आपका रेमुनरेशन या जो भी आपको पे करना था वो पे नहीं हुआ है, तब तक आप प्रिंसिपल के किसी सामान को, किसी प्रॉपर्टी को या किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को एजेंट होल्ड करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता है। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है ना। एक होता है, अब लियन हम आगे पढ़ाएंगे तो डिटेल में कि जनरल लियन होता है, पर्टिकुलर लियन होता है, फिर मॉर्गेज लियन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है वो सब डिटेल में बाद के चैप्टर्स में आएगा। अभी समझ में आया ना, किसी गुड्स, किसी चीज के बदले में जब किसी के गुड्स को हम होल्ड कर लेते हैं, अपने पास कस्टडी में रख लेते हैं, तो उसको हम लियन देते हैं। राइट, तो एजेंट को जनरल लियन का राइट है। क्लियर? ठीक है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिटी तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा अभी ना। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, किसी के नुकसान की भरपाई करना, टू मेक गुड ऑफ समवन्स लॉस, राइट, इंडेमनिटी।
तो राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, अगर एजेंट का कुछ नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, ठीक है ना, तो उसको भी वो इंडेमनिटी का उस नुकसान के लिए बोल सकता है प्रिंसिपल को, और उसकी भरपाई करना प्रिंसिपल का काम है। समझ में आया? उसकी ड्यूटी हो जाएगी। एजेंट हैज अ राइट टू इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ all lawful acts done by him in exercise of the authority conferred upon him। मतलब उसने सारे एक्ट लॉफुल किए, कुछ भी नहीं है जो उसके अथॉरिटी से बाहर का है या फिर वो अनलॉफुल है, लेकिन तब भी उसका नुकसान हुआ तो फिर इसके लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल को वो डैमेजेस जो भी हुआ है एजेंट का, वो डैमेजेस की भरपाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? फिर से बोलो, बोलो क्या? जोर से बोलो थोड़ा। इंजरी, ठीक है, हाँ, कोई भी अगर इंजरी होती है, अगर वो जानबूझ करके डैमेजेस नहीं किया जाए तो उस डैमेजेस के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नाउ ये इसमें भी एग्जांपल है। ए एट सिंगापुर अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पी ऑफ कोलकाता, यानी प्रिंसिपल अगेन कोलकाता में है, एजेंट सिंगापुर में है, और जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसने थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी उसको डिलीवर सर्टेन गुड्स कर दिया है, ठीक है ना। पी डज नॉट बोला कि ठीक है तुम अग्रीमेंट कर लो, मैं आपको इस समय पे भेज दूंगा, यानी प्रिंसिपल ने बोला कि यू फाइनलाइज द डील, आई विल सेंड ऑल द गुड्स ऑन सो एंड सो डे, राइट। क्या क्या एजेंट ने फाइनलाइज कर दिया उस डील को थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन पी डज नॉट सेंड द गुड्स टू ए एंड टी सूज ए फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया, गुड्स को नहीं भेजा, ठीक है ना, कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन वो नहीं गया, और थर्ड पार्टी ने एजेंट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम होगा, सर ने पढ़ाया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है ना, टूट जाना, ठीक है ना, उस किसी भी कारण से उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, ब्रीच हो गया, जो हम लोगों ने एग्रीमेंट डील किया था वो टूट गया, वो फाइनल, हाँ वो फाइनल नहीं हो पाया। तो ऐसे में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी ने एजेंट को स्यू कर दिया, अब जो भी उसको स्यू किया वो उसको देना पड़ा डैमेजेज एंड कॉस्ट, ठीक है ना, थर्ड पार्टी को, क्योंकि वो अपना कहा हुआ फुलफिल नहीं कर पाया। नाउ दीज डैमेजेज आर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल, जो जिसको जो करना था, शिपमेंट भेजना था, वो नहीं भेज पाया, और प्रिंसिपल के कारण से उसमें वो शुरू किया गया, वो सारे एक्सपेंसेस जो ए ने इनकर किए इस बिहाफ में, वो सारा वो पी से क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिटी का उसको राइट है। राइट ऑफ कॉम्पनसेशन, अगेन the agent has right to get compensation for injuries sustained by him by neglect or want of skill on the part of the principal, यानी कि प्रिंसिपल के किसी लैक ऑफ स्किल, या फिर कोई प्रिंसिपल में कोई चीज होना चाहिए, या प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से, या प्रिंसिपल के लैक ऑफ स्किल की वजह से अगर एजेंट को कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी वो कंपनसेशन ले सकता है प्रिंसिपल से। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है कि पी employs A as a bricklayer in building a house, ठीक है ना। P क्या बोलता है एजेंट को कि as a bricklayer in building a house and puts up in scope, ये जो स्कैफोल्डिंग है ना, वो एक सीढ़ी जैसा होता है जो घर बनाने में काम होता है, ठीक है ना। तो P ने A को एम्प्लॉय किया एज ए ब्रिकलेयर, और जो मशीन था स्कैफोल्डिंग करने के लिए, द स्कैफोल्डिंग इज अनस्किलफुली पुट अप। ए ब्रिक लेयरिंग तो वो कर देता, लेकिन जो सीढ़ी लगाया गया था वो प्रिंसिपल ने लगाया था, और वो अच्छे से नहीं लगाया गया था, या प्रिंसिपल ने किसी और से लगवाया था लेकिन वो अच्छे से नहीं लगाया था, और उस पर जो नहीं लटक लटक के हम काम करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो उस पर चढ़ने से क्या हुआ, वो गिर गया और उसको इंजरीज हुई। उसने तो स्कैफोल्डिंग नहीं की थी खुद से, वो तो सिर्फ ब्रिकलेयर करने का के लिए अग्री हुआ था, ब्रिकलेयरिंग करवाने के लिए। तो ये जो गलत तरीके से लगवाया है या लगाया है प्रिंसिपल ने, और इसकी वजह से एजेंट को क्या हुआ, इंजरीज हुआ, तो उस इंजरीज के लिए भी कंपनसेशन प्रिंसिपल को देना पड़ेगा एजेंट को, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी फिजिकल इंजरीज हो या फिर
फाइनेंशियल डैमेजेज हो, दोनों के लिए वो कॉम्पनसेशन ले सकता है या फिर इंडेमनिफाइड होने का राइट है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट आया था ये टर्म कभी? ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं आया होगा, ये एक्चुअली सेल्स ऑफ गुड्स में आएगा ये टर्म। ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब हुआ कि एक एजेंट को ये भी राइट है कि उसके पास कोई सामान है जो वो प्रिंसिपल से थर्ड पार्टी के पास भेज रहा है, लेकिन अगर उसको पता चला कि कुछ नुकसान हुआ है या प्रिंसिपल मेरा रीपे नहीं कर रहा है या कोई मनी रोक के रख दिया, तो उस ट्रांजिट को भी वो रोक सकता है। ठीक है ना, where he has bought goods for his principal by incurring a personal liability, अगर उसने कुछ सामान खरीदा है किसी से ऑन द फॉर प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल के लिए कहीं से कुछ सामान खरीदा अपने लाइबिलिटी पे, ठीक है ना, अपने नाम से क्रेडिट लेकर के या पैसा दे करके, he has the right of stoppage in transit against the principal, अगर प्रिंसिपल बोले कि मैं मनी वापस नहीं करूंगा या फिर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा या कुछ डिस्प्यूट हो जाए प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो वो क्या कर सकता है, जहां पे वो अपनी लाइबिलिटी से सामान लिया है, अपने नाम से क्रेडिट लिया है या अपना पेमेंट करके लिया है, वैसे सामान को इवन इफ वो ट्रांजिट में है, यानी उसने अपने एंड से उसको छोड़ दिया है गाड़ी को कि जाओ तुम प्रिंसिपल को पहुंचा दो, कहीं भी फोन करके उसको रोक सकता है कि मत पहुंचाओ। ठीक है, समझ में आया? ये राइट किसको है? एजेंट को है। दिस राइट ऑफ द एजेंट इज सिमिलर टू द अनपेड सेलर, इसीलिए मैंने बोला कि ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। ऐसे ही अनपेड सेलर जो होते हैं जिनको आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है लेकिन उन्होंने आपके यहाँ सामान भेज दिया, अगर आप कैंसिल कराएंगे बीच में या फिर कुछ भी बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के डिस्प्यूट होता है, तो अनपेड सेलर वापस सामान मंगा सकता है, आपको डिलीवर नहीं करेगा, ये उसका राइट है। सेकंड है कहाँ पे वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज कर सकता है एजेंट, सेकंड केस है वेयर ही इज पर्सनली लायबल टू द प्रिंसिपल बोलिए क्लास में। नहीं नहीं, इसीलिए बोल रहे थे कि आप दे दीजिएगा सारा होमवर्क। ठीक ठीक ठीक, कैसा गया एग्जाम मेडिकल? ठीक, थैंक यू। ठीक है, सेकंड है, सेकंड कब वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, where he is personally liable to the principal for the price of the goods sold, यानी कि दो केस में, एक तो प्रिंसिपल को दे रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ खरीदा है लेकिन प्रिंसिपल से अनबन हो गई या प्रिंसिपल इज नॉट रेडी टू पे दैट मच मनी, उसको लग रहा है कि तुम ठग रहे हो, ज्यादा पैसा ले लो, कहीं तो सस्ते में मिलेगा, मैं नहीं लूंगा, तो फिर वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। दूसरा, जहां उसने कहीं और से सामान खरीदा है प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल का सामान किसी और को दिया है, बेचने के लिए अग्री किया है, जैसे थर्ड पार्टी को बेचने के लिए अग्री किया है, नाउ उसका भी यहाँ पे भी क्या है, उसने अपने अकाउंट पे अग्रीमेंट दिया है। नाउ इफ ही स्टैंड द पोजीशन ऑफ एन अनपेड सेलर, अब कौन है, पेमेंट नहीं दे रहा थर्ड पार्टी, वो अनपेड सेलर के पोजीशन पे कौन है, खुद एजेंट, ठीक है ना, वैसे केस में वो बायर को ट्रांसफर करने से रोक सकता है। तो प्रिंसिपल को भी, प्रिंसिपल को अगर सामान भेज रहा है तो वो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, और अगर किसी थर्ड पार्टी को भेज रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ में लेकिन थर्ड पार्टी इज नॉट रेडी टू क्लियर द ड्यूज, तो उसको भी वो होल्ड करके रख सकता है। समझ में आया? यही है राइट्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है? अटेंडेंस पे ले लीजिए।